एक टिकटिंग टूल था। टिकटिंग टूल क्या होता है वो बाद में बात करूंगा। एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉर्ट ऑफ टास्क आते थे। वो टास्क हमारी टीम में बंटते थे और हर एक कंसल्टेंट उस पर्टिकुलर टास्क को लेता था, कस्टमर से बात करता था। अगर वो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो कस्टमर से बात करता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो कि स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में यूज होता है। मैं अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, इससे पहले सर्विस बेस्ड कंपनी में था। तो ये जो मैंने बताया ये सर्विस बेस्ड कंपनी का वर्किंग मॉडल है, मोर और लेस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपके एक लेवल ऊपर होता है। सर्विस बेस में भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट बेस में होता ही होता है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट का ये काम है, क्योंकि खुद का प्रोडक्ट है, हमारी खुद की कंपनी है, खुद का प्रोडक्ट है, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट को ए टू जेड ऑलरेडी सब पता रहता है इन जनरल। कोई ऐसा कस्टमर नहीं होता हमारे पास कि जिससे हमें बात करना है और रिक्वायरमेंट गैदर करना है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि जो नॉर्मल लोग सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं वो अपना एक एक प्रॉब्लम उठाते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट के सामने। सोल्यूशन आर्किटेक्ट बात करके उनसे एक तरीके से रोड मैप बनाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर एक बार जनरल बेसिक रोड मैप बन गया, उसके बाद पूरा सोल्यूशन डिजाइन करना, पूरा सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना वो कंसल्टेंट के ऊपर आ जाता है, जो कि हम हैं। अभी मैं जो टिकट दिखाने वाला हूँ ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको। एंड आई होप कि वो टिकट देखते ही आपको सोल्यूशन एटलीस्ट एक दिमाग में आइडिया बन जाना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दो टिकट की बारे में बात करेंगे, दो बहुत ही लेटेस्ट टिकट है जिसपे ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक मेल है, अगर आप देखोगे मेल दिख रहा है सबको, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ये मेल दिख रहा है, आउटलुक मेल है ये। हाँ कंफर्म कीजिए आपको अगर दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो क्या लिखा है मैं बताता हूँ। मैंने कुछ कुछ चीजें हाइड कर रखी है क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सपोज द नेम। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है। तो क्या हुआ कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट ने डिस्कस करके एक तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग की और फिर उसने मुझे बोला कि भाई तू इस पे काम कर। तो कैसे उसने लिखा है, मेरा नाम लिखा हेलो पृथ्वी, ये कब का टिकट है, ये है 13 तारीख का, 13/10/25। ये बोल रहा है कि प्लीज ऐड द बिलो फील्ड, मतलब थोड़ा धुंधला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ऐड द बिलो फील्ड इनटू एक पर्टिकुलर चीज लिखी है, जेड से स्टार्टिंग है और फिर एक नाम लिखा हुआ है जेड डैन कंप्लीट करके ये नाम है। और फील्ड ऐड करने को बोल रहा है ये, तो फील्ड नेम भी उसने खुद ही बता दिया है मुझे। फील्ड नेम है यूजेज, ये यूजेज लिखा हुआ है। और उसने क्या किया, एक स्क्रीनशॉट भी डाला है एक सेल्स ऑर्डर का, और यूजेज कहाँ पे आता है उसको हाईलाइट किया है यहाँ पे। तो ये बस इतना उसने मुझे बोला, क्या करना है कैसे करना है कब करना है वो सब मेरे हाथ में है। अब कई सारे लोगों को मैंने अभी तक ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर टिकट या ये पर्टिकुलर टिकट में जो टॉपिक यूज होता है इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। बट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे फिर से नोटिस करोगे, यहाँ पे जेड डैन कंप्लीट करके लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा, जेड हम तभी यूज करते हैं जब कस्टम क्रिएटेड कुछ हो, कस्टम क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जब होता है तब हम जेड डैन करके कुछ क्रिएट करते हैं। और डैन डैन करके एक एक टाइप का आप समझ लो कोटेशन है, एक टाइप का सेल्स ऑर्डर मान लो या कोटेशन मान लो। चलो सेल्स ऑर्डर मान के चलते हैं कि डैन करके एक प्रोसेस होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो कि आपको कोटेशन कोटेशन ऑटोमोबाइल में अगर क्रिएट करना है तो हमारे इंडस्ट्री में मेरे कंपनी में उसको डैन बोलते हैं, कोटेशन को। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोटेशन टाइप लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे कोटेशन टाइप स्क्रीनशॉट में है। और उसका एक डॉक्यूमेंट टाइप है, जैसे अपना सेल्स ऑर्डर टाइप होता है ऑब्वियसली कोटेशन टाइप वैसे होता है। कोटेशन बनाने का तरीका और सेल्स ऑर्डर बनाने का तरीका एकदम सेम है।
बस सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते वक्त हम VA01 यूज करते हैं। कोटेशन क्रिएट करते वक्त किसी को टी कोड पता है कोटेशन का? VA11 सर। हाँ, VA11 कोटेशन क्रिएट करने का टी कोड होता है। VA21 इंक्वायरी क्रिएट करने का टी कोड होता है। और VA01 सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का टी कोड होता है। तो मोर और लेस कोटेशन हो गया या इंक्वायरी हो गया या सेल्स ऑर्डर हो गया, ये सबके फील्ड्स या सबका जो डॉक्यूमेंट दिखता है वो मोर और लेस सेम ही होता है। कमिंग बैक टू द रिक्वायरमेंट, इन्होंने क्या बोला है, प्लीज ऐड द बिलो फील्ड, ये यूजेज करके फील्ड है, इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये एक्चुअली एक टी कोड है, एक टी कोड कस्टम क्रिएटेड टी कोड है। इसका ये मतलब है कि किसी ने एक प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड बनाया है, एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम बनाया है, और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एक तरीके से रिपोर्ट जनरेट करके देता है, और उस रिपोर्ट में अलग अलग फील्ड्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये SAP में जाऊं, प्लीज म्यूट कीजिए। एक सेल्स ऑर्डर खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हम जो अभी तक सेल्स ऑर्डर देखते आ रहे हैं, मैं वही उठा रहा हूँ। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं इसके हेडर पे जाऊं, हेडर पे यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजेज करके, इसको एक टी कोड में ऐड करना है हमें। तो कोई बता सकता है कि ये कैसे? मैंने थोड़ा आइडिया पहले ही दे रखा है, बट डायरेक्टली मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे ऐड करता है। बट जिनको शायद SAP का एक्सपीरियंस है कुछ लोगों को, तो कोई ट्राई करना चाहेगा कि अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आया, ये थोड़ा डिफिकल्ट अभी के लिए आपको लग सकता है, पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, और इसका मैं 50% आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ इन द क्लासेस। तो क्या लगता है कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस को कैसे टैकल करना चाहिए? जिसको SAP आता हो, मैं उनसे अभी पूछ रहा हूँ। मतलब ये क्या एक कस्टमाइजिंग रिपोर्ट बनवानी है सर, क्या करवाना? एक रिपोर्ट ऑलरेडी है, चलो ठीक है, एक रिपोर्ट बनवानी है जिसमें खाली सिर्फ एक फील्ड रहेगा, वो है यूजेज। तो कैसे बनाओगे वो रिपोर्ट को? सर ये क्या कहते हैं, ये यूजर्स का जो फील्ड कैटलॉग है ना, इसका वो भी बनेगा, फील्ड कैटलॉग तो होगा ही। इसका जो टेबल है वो भी क्या कहते हैं होनी चाहिए एक तरीके सर। ये इनहेंसमेंट होगा मेरे ख्याल से ना, यूजर एक्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐप पेपर के थ्रू बनाया जाएगा ये। इसको ना ही एनहांसमेंट बोलेंगे, ना ही यूजर एग्जिट बोलेंगे। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी ओपन SAP में जो भी हमने अभी तक सीखा, इसको मैं सब हटा रहा हूँ। SAP में जो भी हमने सब सीखा वो था स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी। स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी मतलब VA01 या प्राइसिंग जो हमने डिस्कस किया, या एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेटअप करना, बिजनेस पार्टनर देखना, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, आइटम कैटेगरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो होता है SAP का स्टैंडर्ड बेस फंक्शनैलिटी। SAP हमें एक एक तरीके से ऑप्शन देता है कि अगर आपको याद होगा, मैंने रूटीन के बारे में कई बार डिस्कस किया कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन टाइप के फंक्शनिंग को एनहेंसमेंट करना है, या उसके वर्किंग, उसके काम करने के तरीके को एनहेंस करना है, तो तब हम जाके रूटीन में कोड करते हैं। मैंने इतना ही बोला था। वैसे ही
इन जनरल SAP हमें समथिंग नोन एज RICEF और W, इसको हम RICEF बोलते हैं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RICEFW। RICEF करने का ऑप्शन देता है। अब RICEF क्या क्या है? RICEF में सबसे पहला जो R है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट कुछ नहीं होता है, जो अपना नॉर्मल रिपोर्ट्स जो हम देखते हैं, मतलब अगर हमें डेटा कंसोलिडेट करके किसी को बताना हो कि इस महीने में कितने सेल्स हुए फॉर एग्जांपल, या कितने पैसों का हमने प्रोडक्ट बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसके रिपोर्टिंग को हम रिपोर्ट बोलते हैं। दूसरा है आई से होता है इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है? SAP कभी भी, और स्पेशली आज के जमाने में, स्टैंड अलोन कभी काम नहीं करता। SAP हमेशा अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काम करता है, और वही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि SAP में कुछ खामियां हैं जो शायद दूसरे सिस्टम्स ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे SAP में जो प्री सेल्स होता है, प्री सेल्स मतलब अपना इंक्वायरी कोटेशन वाला प्रोसेस, वो जो सेक्शन होता है, वो अगर आपने सुना होगा Salesforce CRM, वो पर्टिकुलर Salesforce CRM करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो स्टैंड अलोन बताता हूँ, मुझे कंप्लीट करने दो। Salesforce CRM जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके पास खुद का स्पेशल तरीका होता है काम करने का, और Salesforce CRM प्री सेल्स में बहुत स्ट्रांग है, SAP से बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो हमारा O2C साइकिल था, वो O2C साइकिल में क्या क्या था? इंक्वायरी था, मैं इंक्वायरी को IN लिख रहा हूँ, कोटेशन था QT, फिर एक ऑर्डर था, फिर डिलीवरी था, और फिर इनवॉइस था, ये था। तो जब ये Salesforce CRM आया तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये इंक्वायरी और कोटेशन तो यार CRM में बड़ा बढ़िया तरीके से काम करता है, बाकी उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शनैलिटी है। तो उन्होंने क्या किया, SAP में इंक्वायरी और कोटेशन क्रिएशन करना बंद कर दिया और Salesforce में यूज करना शुरू कर दिया। बट क्योंकि कोटेशन के बाद ऑर्डर ऑब्वियसली क्रिएट होगा, तो जो Salesforce का सिस्टम है जो कि इंक्वायरी और कोटेशन हैंडल करता है, वो मैंने कनेक्ट कर दिया आपके SAP से, जो कि ऑर्डर, डिलीवरी और इनवॉइस हैंडल करेगा। तो उसके कनेक्शंस को या उसके इंटीग्रेशंस को हम इंटरफेस बोलते हैं। अब स्टैंड अलोन क्या होता है? जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो दो टाइप के सिस्टम्स हमारे सामने आता है। एक होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब जो आप अभी कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस जिस पे कर रहे हो, खाली SAP सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई दूसरा सिस्टम आप देख भी नहीं रहे हो। तो अगर कोई कंपनी खाली SAP सॉफ्टवेयर यूज करती है या खाली एक सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करती है, इन जनरल बात करूं तो उसको हम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जब वो अलग अलग दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी कंबाइन करने लग जाते हैं, जो कि आजकल बहुत आसानी से आपको इंडस्ट्री में मिलेगा, तब इंटरफेस की रिक्वायरमेंट आती है, तब उसको हम स्टैंड अलोन नहीं बोलेंगे। तब वो, उसके कई सारे नाम है, कुछ लोग उसको शेयर्ड सिस्टम बोलते हैं, कुछ लोग उसको मल्टी सिस्टम बोलते हैं। तो ये हो गया स्टैंड अलोन। क्लियर है प्रतीक? यस सर। तो SAP ने जो दूसरा फंक्शनैलिटी दिया है, पहला इज रिपोर्टिंग, दूसरा है इंटरफेसिंग। अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से SAP को कनेक्ट करना है तो ये एक तरीका है, इंटरफेस करने का ऑप्शन भी है SAP के पास। तीसरा है कन्वर्जन, C इज फॉर कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन क्या होता है? कई बार, अब जैसे माइग्रेशन का टॉपिक बहुत हॉट चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, कि लोग ECC यूज कर रहे हैं। अब 2077 कुछ डेडलाइन है, कुछ 2030 डेडलाइन है, तो डेडलाइन के हिसाब से SAP बोल रहा है कि जल्द से जल्द माइग्रेट करो।
प्लीज अपना माइक म्यूट रखो। या थैंक यू। तो जो ये जो माइग्रेशन का टॉपिक्स आते हैं या नॉट ओनली माइग्रेशन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सही डेटा में कन्वर्ट करना। ये सही क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत है? कुछ सिस्टम में शायद से प्लांट नाम की चीज है ही नहीं। जैसे अगर मैं सीआरएम को, जो सेल्सफोर्स सीआरएम जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसको अगर मैं एसएपी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो शायद ऐसे कुछ डेटा हो सकता है जो कि सीआरएम में अवेलेबल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एसएपी पे नहीं है। या वाइसा वर्सा भी, कुछ एसएपी में डेटा है जो कि सेल्सफोर्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता या किसी दूसरे सिस्टम को समझ में नहीं आता। या अगर हम ईसीसी से एस4 हाना पे तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तो कुछ टेबल्स खत्म हो जाते हैं जो ईसीसी में अभी तक थे, वो एस4 हाना में कुछ टेबल्स मर्ज हो जाते हैं। ऐसी 16 टेबल्स की बात कर रहा हूँ। कुछ टेबल्स मर्ज हो जाते हैं, कुछ टेबल्स कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब वो जो डेटा है वो तो लाना पड़ेगा हमें, तो कैसे लाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन में आता है। तो द सी इज फॉर कन्वर्जन। जो अभी किसी ने बोला मुझे ई इज फॉर एनहांसमेंट। अब एनहांसमेंट क्या होता है, ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे मैंने एनहांसमेंट का एक एग्जांपल पहले भी दिया था। मान लो कि मुझे एक नया फील्ड यहाँ पे ऐड करना है। मुझे ये जो स्टैंडर्ड एसएपी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का तरीका है, इसको थोड़ा सा मेरे कंपनी या मेरे बिजनेस के हिसाब से चेंज करना है, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड जो आप अपने सामने देख रहे हो वो है, पर इसमें कुछ मुझे ऑल फील्ड्स ऐड करने हैं या इसका बिहेवियर का पैटर्न मुझे थोड़ा चेंज करना है। तो मुझे इस पर्टिकुलर जिस प्रोग्राम वो एलिमेंट होता है जिसपे ये पूरा सेटअप डिजाइंड है, इसके पीछे जो कोड है, इसके पीछे जो लॉजिक है, उसको मुझे कोडिंग में ऐड करके उसके कोड में मुझे कुछ एडिशन करके अपना खुद का डिजायर्ड जो मैं चाहता हूं कि एनहांस हो जाए मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा ये सेल्स ऑर्डर क्रिएशन का तरीका चेंज हो जाए, उस चीज को हम एनहांसमेंट बोलते हैं। तो ये है एनहांसमेंट। क्लियर है अब एनहांसमेंट क्या है? कन्वर्जन क्या बताया सर आपने? बेसिकली कन्वर्जन वहां पे यूज होता है जहां पे डेटा को हमें कन्वर्ट करना होता है। अब डेटा को कन्वर्ट कहाँ पे आता है? मेनली माइग्रेशन के एरियाज में, जहाँ पे ईसीसी अपना अभी जो चल रहा था अभी तक, और जो अभी एसएपी फोर्स कर रहा है कि एस4 हाना यूज करो, तो उस केस में एस4 हाना में कुछ कुछ टेबल्स नहीं है जो ईसीसी में ऑलरेडी थे। कुछ कुछ टेबल्स ऐसे भी है एस4 हाना में जो कि मर्ज हो चुके हैं। मतलब ईसीसी में जो कुछ कुछ टेबल्स है वो मर्ज होके एस4 हाना में आ गए हैं। तो उस केस में जो ईसीसी में जो अपना डेटा था, जब हम माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट मतलब शिफ्ट करना है हमें बेसिकली, जब हम ईसीसी से एस4 हाना शिफ्ट करेंगे तो जो डेटा है हमारे सामने उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस4 हाना डेटाबेस। अगर हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया तो वो डेटा एस4 हाना में आ ही नहीं पाएगा और एस4 हाना शायद समझ भी ना पाए। तो इसलिए एसएपी ने ये फीचर दिया है कन्वर्जन का, जहां पे आप टेक्निकल टीम के साथ बैठ के, आपके पास ऐसे टूल्स भी होते हैं कुछ जिसको यूज करके आप डेटा को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर एस4 हाना आप ला सकते हो। क्लियर? यस सर। एनहांसमेंट के बाद आता है एफ से फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? जो आपने जनरली फॉर्म सुना होगा, क्या होता है फॉर्म्स? जैसे कि कुछ रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, वैसे वाले फॉर्म। हाँ, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो फॉर्म्स जो हम यूजुअली देखते हैं उसमें कुछ भर के चाहिए, कुछ आपको कहीं से डेटा भर के लेना है, तो वो एक फॉर्म का तरीका है। बट जब हम एसएपी की बात करते हैं
तो ये जो फॉर्म्स है वो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके आउटपुट्स में। जब हम आउटपुट मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे तब हम इस फॉर्म के टॉपिक को देखेंगे। क्या होता है कि आपने कोई भी सेल्स ऑर्डर बना दिया, अब उस सेल्स ऑर्डर बनने के बाद कस्टमर को तो वो बिल हो गया या सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट हो गया या ऐसे डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी डॉक्यूमेंट हो गया, वो किसी ना किसी बिजनेस पार्टनर को ट्रांसफर करना ही पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? क्या अगर कोई मान लो कस्टमर है, उसको बिल हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। कोई चाहता है कि भाई मुझे प्रिंट मत दो, तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेजो या ईमेल में भेजो, तो वो एक तरीका हो सकता है। कोई बोलता है कि भाई मुझे व्हाट्सएप भी मत करो, ईमेल भी मत करो, मेरा खुद का एसएपी का सिस्टम है, मैं खुद एक बड़ा इंडस्ट्री का प्लेयर हूँ, मेरे पास खुद का एसएपी का सिस्टम है, आप मुझे डायरेक्ट एसएपी के सिस्टम में भेजो। तो उसके लिए हमें ये फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट आती है, उसके लिए ये आउटपुट डिजाइन करने को हमें पड़ता है। तो ये हो गया फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का सबसे बड़ा यूज होता है आपके आउटपुट मैनेजमेंट में। एक फॉर्म बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिखाया था फॉर्म्स का, जब हम वो आउटपुट की सेटिंग्स की डिस्कस कर रहे थे। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना है, कैसे करना है, कैसे उसका कैसा प्रोसेस रहेगा, तो फॉर्म्स में आता है। जो डब्ल्यू है फाइनल, दैट इज नोन एज वर्क फ्लो। हमने वर्क फ्लो के बारे में पहले भी बहुत डिस्कस किया, बट वर्क फ्लो एक्चुअली क्या होता है? वन ऑफ द वे टू एक्सप्लेन वर्क फ्लो इस जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अप्रूवल प्रोसेस देखते हैं कि मान लो सेल्स ऑर्डर आपने क्रिएट किया, और वो जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है वो बहुत कॉस्टली आइटम है, मान लो आप डायरेक्टली सेल तो नहीं कर सकते, या मान लो एक बहुत डेंजरस केमिकल किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, आपको चेक्स ले करना पड़ेगा, उसके लिए शायद आपको सीनियर की परमिशन लेनी पड़े कि भाई हम इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी परमिशन या उसका अप्रूवल आ गया तो आप फिर सेल्स ऑर्डर को आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टेक्निक को जहां पे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आती है या अप्रूवल का डिजाइन करना पड़ता है, हम उसको वर्कफ्लो बोलते हैं। ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये पूरे फंक्शनल एलिमेंट्स नहीं है। मतलब ऐसी कोई सेटिंग नहीं है, जैसे हमने प्राइसिंग प्रोसीजर में देखा, बटन दबाया तो ये हो गया, या कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया तो कुछ आउटकम हमें मिला। इन सारे चीजों में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट 99% ऑफ टाइम आपको एक एबैप की जरूरत पड़ती है। ABAP, एबैप। वो तो सर एबैप बेसिस वाले क्या करते हैं? बेसिस वाले एक तरीके से अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं, बेसिस टीम वो टीम होती है जो कि मेंटेनेंस में काम आती है। मेंटेनेंस का एक क्या मतलब है कि सिस्टम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिस्टम में जितना स्पेस है वो फुल कितना हुआ है। तो सिस्टम में मान लो कि आपको एक प्रिंटर कनेक्ट करना है आपके एसएपी के सिस्टम से। जो मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, ये जो फॉर्म्स की बात कर रहा था, तो वहां पे मैंने प्रिंट के बारे में बताया था। तो वो जो प्रिंटर का कनेक्शन है, वो डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करके कंप्यूटर से नहीं चलता काम। उसकी उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी भी सेटिंग्स होती है अलग अलग। वो सेटिंग्स बेसिस टीम करता है। इवन जो दो सिस्टम को अगर कनेक्ट करना हो, जैसे मैंने अभी सीआरएम इसमें जो बताया था इंटरफेस में, जो सीआरएम कोई भी एक दूसरा सॉफ्टवेयर अगर एसएपी से कनेक्ट करना चाहता है, तो खाली डेटा शेयर नहीं करता वो, उसके उसके लिए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो वहां पे बेसिस टीम काम में आती है। बट इन बेसिस टीम इक्का दुक्का जगह पे काम आता है, बट इन ऑल अदर केसेस, और कई बार एबैप वाली टीम ही बेसिस टीम का काम कर लेती है, बट इन ऑल दिस पर्टिकुलर केसेस आपको टेक्निकल टीम या एबैप, हम जिसको एसएपी के भाषा में बोलते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, आई होप
अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या एसएपी ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कुछ हमें अपग्रेड करना है सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से, तो क्या क्या ऑप्शंस है अब आपको पता लग गया होगा, उसको हम राइसेफ एलिमेंट्स बोलते हैं। कमिंग बैक टू जो हम प्रॉब्लम देख रहे थे, अब इतना मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दिया, अब ये यूजेज की बात करते हैं। अब यूजेज मुझे मेरा एक रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेटेड है, उसमें मुझे ये यूजेज की फील्ड ऐड करनी है, ताकि जब कोई वो पर्टिकुलर रिपोर्ट खोल के देखेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि यूजेज मेरा किस किस में, क्या क्या, किस किस डॉक्यूमेंट, जो सेल्स ऑर्डर है उसमें मेरा वो सेल्स ऑर्डर का क्या क्या यूजेज हुआ है। तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगता है इस पर्टिकुलर राइसेफ एलिमेंट से। एक मिनट, कहाँ चला गया? ये जो मैं रिपोर्ट लिखा है वो उस पर्टिकुलर एरिया में हमें काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना है, आपका क्या रोल है? क्योंकि मैंने तो अभी बताया कि ये तो एबैप करेगा। आपका क्या रोल है? आपको एबैप को गाइड करने का रोल होता है। यहाँ पे आपको एबैप को ये बताना है कि यूजेज करके एक फील्ड है। एबैप को ये कोई आइडिया नहीं कि यूजेज नाम का क्या एलिमेंट है या क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनको कुछ पता नहीं। आप एक फंक्शनल इंसान हो, आपको इस पर्टिकुलर फील्ड को या इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करके देना पड़ता है एबैप को। ट्रांसलेट कैसे करोगे? पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि फील्ड कौन सा आपको रिपोर्ट में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में यूजेज था, और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन F1 डालू, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूं, यहां से अगर मैं टेबल नेम और फील्ड नेम निकालू, और मैं जो मेरा एबैपर है या जो टेक्निकल टीम पर्सन है, मैं उसको ये बोलूं कि एक मुझे फील्ड ऐड करनी है, क्योंकि उसको यूजेज नहीं पता, उसको कुछ लेना देना भी नहीं है। मैं उसको इतना बोलूंगा कि एबीए के वीबीए के टेबल में जाओ और ये पर्टिकुलर फील्ड उठाओ, और ये पर्टिकुलर फील्ड जो कोडिंग हो रखी है ऑलरेडी उस रिपोर्ट की, उसमें खाली ऐड कर दो। एक बार वो ऐड करेगा तो एक पूरे का पूरा नया कॉलम आपके सामने आ जाएगा, विच इज दिस पर्टिकुलर कॉलम, यूजेज का कॉलम। और यही काम है उस पर्टिकुलर टिकट का, यही रिक्वायरमेंट था जो कि मुझसे पूछा गया था। तो वो तो रिपोर्ट बनवाने की बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था वो? हाँ, उसने बोला है कि प्लीज ऐड बिलो फील्ड इनटू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, और फील्ड नेम है यूजेज। सर तो एक बस बार मुझे आप इतना ही करना है। सर आप एक दिखा सकते हैं आप किस तरीके से अगर ऐड कर सकते हैं? सपोज दैट कोई भी एक कस्टमाइज रिपोर्ट में हम लोगों को ये वाला फील्ड ऐड करना है तो सर मैंने वहां कहा ना, पे क्या तो यूज आपको कुछ नहीं करना है। मान लो कि आपको डिलीवरी टाइम का फील्ड ऐड करना है, ये ठीक कैसे है। करोगे आप? इसको सिलेक्ट करोगे, फंक्शन F1 में जाओगे, इसके टेक्निकल नेम ढूंढोगे, जस्ट मेक श्योर कि ये ट्रांसपेरेंट टेबल हो। यहाँ पे टेबल लिखा हो, ना कि स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर लिखा होता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी मैं उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ। बाय द वे, स्ट्रक्चर का भी मैंने आपको कल SE11 से आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर में कैसे, स्ट्रक्चर से कैसे आप नेम्स उठा सकते हो। अगर टेबल है तो आप यहां से टेबल नेम दो टेक्निकल पर्सन को, और फील्ड नेम दो। कई कई बार ठीक है। कई कई बार एबैप का जो टेक्निकल टीम मेंबर है वो ये भी पूछता है कि भाई ये जो, अब जैसे यहाँ पे जो टी कोड बोला है, Z कंप्लीट करके टी कोड बोला है, वो ये बोलेगा मुझे टी कोड नहीं चाहिए, मुझे इसका प्रोग्राम नेम चाहिए, कि भाई क्या प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया था, या क्या प्रोग्राम अगर डिजाइन हुआ था पास्ट में, उसमें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे चेंजेस करके ये जो तुम फील्ड बता रहे हो, डिलीवरी टाइम हो गया या इस केस में यूजेज हो गया, उसको मुझे ऐड करना है। तो प्रोग्राम नेम कैसे ढूंढोगे? आपको उसके लिए थोड़ा सा डिबगिंग समझ में आना चाहिए। किसी भी चीज का प्रोग्राम आपको अगर समझना है, पूरा एसएपी प्रोग्राम के ऊपर चलता है। आपको सामने तो दिख रहा है कि डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट, पर जैसे मैं ऑर्डर यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मुझे जो ये स्क्रीन दिख रही है, बैकग्राउंड में कोड चलता है। बैकग्राउंड में कोड जहां पे चलता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं?
मान लो कि मुझे ये स्क्रीन के बारे में प्रोग्राम नेम जानना है कि क्या है ये स्क्रीन, किस पे डिजाइंड है, क्या प्रोग्राम नेम पे डिजाइंड है। आपको कुछ नहीं करना है, /h दबाना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। /h दबाने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे मैसेज डीबगर स्विच्ड ऑन, और मैं फिर एक ऑर्डर डालूंगा और जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखो क्या होता है, ये पूरा कोड आपको दिखने लग जाता है कि एक्चुअली में कोड कैसे हुआ है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, खाली बस यही पे फोकस करो, बाकी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया छोड़ दो। मैं बस इतना दिखा रहा हूँ कि प्रोग्राम नेम कैसे ढूंढते हैं। तो ये जो फील्ड है दैट इज नथिंग बट योर प्रोग्राम नेम। ये प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये नाम आपको खाली देना है उनको। तो सिमिलरली इस केस में, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम और में दिखा नहीं सकता, बट इस केस में मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर टी कोड में जाऊंगा, /h डालूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, और उससे मुझे मेरा प्रोग्राम नेम मिल जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम यस में मिल प्रतीक, जाएगा। बस आपको सर खाली ये प्रोग्राम नेम, एक मिनट प्रोग्राम कंप्लीट नेम होने मिलने के दीजिए। बाद सर फिर ये जो यूजर्स वाली की जो फील्ड है और हाँ, इसके जो टेबल है वो फील्ड आप का, उसको दे दोगे। हाँ, टेक्निकल फील्ड नेम आपको देना पड़ेगा, टेबल और फील्ड नेम। एक चीज और सर, ये कस्टमाइजिंग जो टी कोड है ये ऐप पर ही बनाता है या हम लोग बनाते हैं इसको? ये भी ऐप पर बनाते हैं, बट अच्छा, ये सारा नाम कुछ आप वही, दोगे, ये जो नाम हम नाम देंगे है ये बाकी। आप दोगे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन वही करेगा पूरा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ये करेगा। आपको रिक्वायरमेंट ट्रांसलेट करने का काम है, फंक्शनल कंसल्टेंट रिक्वायरमेंट ट्रांसलेट करके देता है। ठीक अब ये है। सर जेड पर सर डायनेमिक, स्ट्रक्चर टेबल पे ही करेगा या वो ट्रांसफर टेबल पे ही करेगा या स्ट्रक्चर टेबल पे भी कर सकता है ऐड? स्ट्रक्चर टेबल पे, स्ट्रक्चर देखो, दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जब आप टेक्निकल नेम ढूंढने जाते हो। एक होता है ट्रांसपेरेंट टेबल या टेबल, ये वो एक ही चीज है, और उसको आप SE16 में जाके आराम से देख सकते हो। दूसरा होता है कि मल्टीपल टेबल के कॉम्बिनेशन को यूज करके एक तरीके से एक एलिमेंट बनाते हैं, वो उसको उन्होंने स्ट्रक्चर नाम दिया है। कोई भी स्ट्रक्चर का एलिमेंट अगर आपको जानना है, उसके लिए टी कोड है SE11। जब आप SE11 में जाते हो तो वो जो स्ट्रक्चर नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे मैंने कल KOMP देखा था, इसको अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मल्टीपल टेबल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब एक टेबल से एक फील्ड ले लिया, दूसरे टेबल से दूसरे फील्ड ले लिया, ऐसे कर करके वो पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ टेबल कि आप SE16 में जाके एक्सेस करोगे। तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, और स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पे दिखेंगे, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर टेबल कई सारी टेबलों से मिलकर बनी होती है। एक तरीके से आप ये अंडरस्टैंडिंग समझो, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आपको समझाने के लिए अभी मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है सर सर। प्रोग्रामिंग की फील्ड ओपन करने के राइट्स होते हैं क्या हमारे पास? डिपेंड करता है आपको, आपका एक्सेस कितना मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको बस टेक्निकल टीम को ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम खुद प्रोग्राम नेम ढूंढो, और मैंने जो टेक्निकल टेबल नेम और फील्ड नेम दिया है वो आप उसमें ऐड कर दो। जैसे मेरे पिछले प्रोजेक्ट में मुझे राइट्स नहीं थे कोड देखने के, मुझे इस प्रोजेक्ट में है, पिछले प्रोजेक्ट में नहीं थे। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कैसे होता है। प्राइसिंग पूरी खत्म हो गई क्या सर? प्राइजिंग हेलो। मैं आज एग्जांपल करने वाला था, पर मुझे फीडबैक मिला है कि लाइव एग्जांपल दिखाओ, लाइव एग्जांपल दिखाओ। तो ये रहा आपके सामने एक लाइव एग्जांपल। सर आज तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई, बड़ी दिक्कत एक हुई थी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे थोड़े चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ी, पर जब दूसरा एग्जांपल देखोगे तो मुझे आपसे आंसर चाहिए। एक मिनट। हाँ, ये मेन स्क्रीन है। अगेन ये आज का ही टिकट, आज का ही मेल है 14। नीचे अगर देखोगे लिखा है हाय ऑल, एज पर द न्यू प्रोसेस डिस्कशन रिगार्डिंग रिफर्बिशमेंट ऑफ टायर, वी नीड अ न्यू ऑर्डर टाइप फॉर
ऑर्डर टाइप टू प्लेस ऑर्डर। और उत्कर्ष करके मेरा कलीग है, उसको बोला है कि क्रिएट अ न्यू ऑर्डर टाइप ZREF कॉपी ऑफ ZROH। कैसे करोगे? सर VO V8 में जाके न्यू एंट्री में जाके Z और H का पूरा कॉपी मार देंगे, इसमें ZREF में बना देंगे पूरा। बहुत सिंपल है। सेल्स ऑर्डर है सर। हाँ सेल्स ऑर्डर है, ये न्यू ऑर्डर टाइप है ना, ये सेल्स ऑर्डर टाइप ही है। पूरा कॉपी मार देंगे। हम V01 से ही कॉपी कर सकते हैं इसे। VA01 से VO कैसे कॉपी करेंगे? वहां पे नीचे एक ऑप्शन होता है ना, वो सेल्स ऑर्डर ZROH का डाल के उसको कॉपी कर देंगे हम करके ZREF देखो में। आप करके देखो और मुझे बताओ कि क्या रिएक्शन आ रहा है। वैसे आंसर बता चुका है कोई, तो दैट इज द करेक्ट VO आंसर। VO तो V8 कोई अगर बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, प्रतीक शायद से बहुत कंफ्यूज था कि भाई होते कैसे है टिकट, क्या काम आता है, तो ये है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरा, अगर जो मुझे काम दिया है, अगर आप ये देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स ऑर्डर, थोड़ा सा मटेरियल मैनेजमेंट के साइड पे आता है। ये क्या बोल रहा है? क्रिएट फिर से वही है जो यहाँ पे स्टेटमेंट था, सेम PO स्टेटमेंट है, बस सेल्स ऑर्डर की जगह पे पीओ क्रिएट करने को बोला है। बट एक तो ये है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अभी जो आंसर दिया वो सेम लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, बस इसका जो एसपीआरओ पाथ है वो अलग है और कुछ नहीं है। ये मटेरियल मैनेजमेंट वाला है, मैनेजमेंट के एसपीआरओ पाथ में आता है। PO बनेगा बट इसमें। जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके नीचे। अब यहाँ पे जो मुझे रिक्वायरमेंट दिया है, जो मुझसे बोला गया है कि तुम काम करो, वो है समथिंग नोन एज वैलिडेशन। क्या लिखा है? वैलिडेशन इन पीओ, क्रिएट अ न्यू मेंटेनेंस टेबल। और एक टेबल Z से शुरू हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कस्टम टेबल क्रिएट करने को बोला है। और इस पर्टिकुलर कस्टम टेबल का एक टी कोड भी क्रिएट करने को बोला है। ZSD ZST टायर मास्टर करके एक टी कोड क्रिएट करने को बोला है। और ये जो टेबल क्रिएट करने को बोला है, क्रिएट न्यू मेंटेनेंस टेबल, उस टेबल में क्या क्या फील्ड्स होंगे वो भी बताया है। प्लांट कोड होना चाहिए, रिफर्बिश्ड पार्ट कोड होना चाहिए और पार्ट कोड होना चाहिए। अब पार्ट कोड, प्लांट कोड मतलब आपका प्लांट का डेटा। पार्ट कोड मतलब मटेरियल मास्टर MM01 MM02 MM03 वाला डेटा। बट ये जो रिफर्बिश्ड पार्ट कोड है, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट field which is not there in SAP at all. ये बहुत यूनिक टू ऑटोमोटिव सेक्टर है या यूनिक टू एनी इंडस्ट्री होता है। तो इसलिए इस केस में मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे बोला है पहले इसको ब्रेक करते दो सेक्शन में। पहला है कि वैलिडेशन इन पीओ, क्रिएट अ न्यू मेंटेनेंस टेबल ZSD टायर मास्टर। और ये जो ZSD टायर मास्टर है, इसमें 3 फील्ड होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? वैलिडेशन PO क्लियर। अच्छा, यहाँ पे और एक कंसेप्ट मुझे बताना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेंटेनेंस टेबल, यहाँ पे मेरा जो बॉस है जिन्होंने ये मेल भेजा है, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि जी टेबल बनाओ। ऐसे भी लिख सकते थे जी टेबल बनाओ, नाम स्टार्टिंग जेड से ही हो रहा है, पर जी टेबल करके ऐसे लिखा नहीं है। सो देर आर टू कंसेप्ट। एक है जी टेबल और दूसरा है मेंटेनेंस टेबल। एक्चुअली में जी टेबल और मेंटेनेंस टेबल एक ही चीज है, बहुत फर्क नहीं है, एक छोटा सा स्लाइट फर्क है। मेंटेनेंस टेबल में आप कुछ डेटा ऐड कर सकते हो ऊपर से एज पर, मतलब मैन्युअली आप मेंटेन कर सकते हो डायरेक्टली टेबल में जाके। बट जी टेबल में वैसा नहीं होता है, बस यही फर्क है। तो दोनों का क्रिएशन करने का एक ही तरीका है, बस एक तरीके से स्विच होता है एबैपर के पास, जो कि एक पहले तो जी टेबल ही बनेगा, उस स्विच को एक्टिवेट करके जी टेबल को आप मेंटेनेंस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। क्या सर, अब ये दोबारा बोल रहे बताइए हैं क्या बताया आपने? दो 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 जब हम कस्टम टेबल की बात करते हैं तो दो टाइप के टेबल है, एक है जी टेबल, दूसरा है मेंटेनेंस टेबल। एक्चुअली ठीक है। में 90% चीज दोनों सेम ही है। और अगर आपको मेंटेनेंस टेबल भी बनाना हो तो आपको पहले जी टेबल ही बनाना पड़ेगा। बट जी टेबल बनने के बाद एक एक्स्ट्रा स्मॉल सेटिंग होता है, एक स्विच मान लो, एक स्विच होता है
जो कि आपको अलाउ करता है उस जी टेबल में एंट्रीज एंटर करने के लिए। और जब वो आप वो स्विच एक्टिवेट करके सेव करते हो उस पर्टिकुलर जी टेबल को, तो वो मेंटेनेंस टेबल बन जाता है। बनाएगा एवेपर पर, है ना सर? ये सब एवेपर करेगा। ठीक है, यही पूछ रहा था मैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और आपका क्या रोल है अब हमारे पास टेबल नेम है ZSD टायर मास्टर करके टेबल है, और इस टेबल का स्ट्रक्चर भी दे रखा है मुझे कि इसमें 3 कॉलम्स होने चाहिए, प्लांट कोड, रिफर्बिश्ड पार्ट कोड और पार्ट कोड। पार्ट कोड कुछ नहीं है, मटेरियल मास्टर है। प्लांट कोड कुछ नहीं है, आपका प्लांट जहाँ पे आप क्रिएट करते हो वो पर्टिकुलर डेटा है। तो आप अब कैसे इस पर्टिकुलर टेबल को अप्रोच करोगे, और ये एक कस्टम कॉलम है, ये आपको क्रिएट करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करता है। मुझे क्या चाहिए आपसे, आप मुझे ये बताओ, प्लांट कोड का अगर मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था उसी से ही थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, मैं हिंट दे दूं। प्लांट कोड और पार्ट कोड अगर मुझे इंफॉर्मेशन फेच करवाना है तो मैं कैसे फेच करवाऊंगा? सर प्लांट जैसे अगर प्लांट जो अपना है सेल्स ऑर्डर में अगर हम जाते हैं तो प्लांट में उस ऑप्शन पे जाके F1 क्लिक करके अपना फील्ड और टेबल वहां से मिल जाएगी अपनी, राइट। है ना? और सेम मटेरियल कोड का भी फील्ड एंड टेबल मिल जाएगा। अब ये रिमर्समेंट वाला का मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है? बता ये दो। पहले पेरेंट दो है क्या दो ये? चीज पे फोकस करते हैं, एक मिनट, दो चीजों पे फोकस करते हैं। ये आपको अब क्लियर हो, आई होप आपको ये दो टेबल्स, सॉरी ये दो कॉलम्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फेच करवाने हैं, या क्या इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है टेक्निकल टीम को, ताकि वो यूज करके ये दो पर्टिकुलर कॉलम बना दे। जो रिफर्बिश्ड पार्ट कोड है वो एक कस्टम कस्टम फील्ड होता है। अब एक कस्टम फील्ड कैसे बनता है? कस्टम फील्ड बनाने के लिए आपको कुछ चीजें एवेपर को एडिशनल देनी पड़ती है। क्या एडिशनल चीजें देनी पड़ती है? सबसे पहला, आपको ऑब्वियसली नेम देना पड़ता है। अब मैं इसका क्या नेम रख सकता हूँ? रिफर्बिश्ड पार्ट कोड ही रख देता है। पहले तो जैसे एक तो सर पार्ट कोड होता है जो हम खोलते हैं सिस्टम के अंदर, पार्ट कोड इज रिफर्बिश्ड नथिंग पार्ट बट, कोड है क्या? रिफर्बिश्ड पार्ट कोड कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता एसीपी में। ये हमें एनहांस करना है। ये हमें एक तरीके से, इसमें अगर मैं बात करूं, ये आएगा आपका एनहांसमेंट में। रिफर्बिश्ड पार्ट कोड एक हमें नया फील्ड क्रिएट करना है इन एसएपी ऑल टुगेदर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कैसे करेंगे मैं वही बता रहा था। कोई भी डेटा अगर आपको क्रिएट करना है एसएपी में, कोई भी टेबल बनानी है फॉर एग्जांपल इन दिस केस, पहले तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा टेक्निकल टीम को, ताकि जब वो कॉलम बने, ऐसा कॉलम बनेगा जी टेबल का या जो मेंटेनेंस टेबल का, तो उस पे ये नाम रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका टेक्निकल नेम क्या होगा। टेक्निकल नेम आप ही डिसाइड करोगे, और कुछ भी नाम आप रख सकते हो, पर मेक श्योर कि वो शॉर्ट नेम रहे। तो मैं, और यूजुअली इट स्टार्ट्स अगेन विद जेड, तो जेड मैं ऐसे रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बट स्टार्ट करना जेड से। REF _कोड इस पर्टिकुलर नेम है, इस पर्टिकुलर फील्ड का टेक्निकल नेम अब दे दिया। यही काफी नहीं है। इसके बाद आपको इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। अब ये डेटा टाइप क्या होता है? जिन लोगों को प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कम है, एसएपी में जो भी हम कोड लिखते हैं या जो भी हम डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं, वो 5 तरीके से हो सकता है। एक डेटा एसएपी में 5 टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है। या तो वो इंटीजर है, आई होप आपको इंटीजर पता हो क्या है इंटीजर, या वो कैरेक्टर है। 1 2 3 4 5 इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, कैरेक्टर मतलब ABCD। तीसरा फ्लोट, होता है फ्लोट, बुलियन, चौथा नल, होता है बूल या बुलियन,
पांचवा होता है डेट। डेसिमल। डेट वो फ्लोट, डेसिमल फ्लोट में ही आता है डेट। ये 5 तरीके के बेसिकली डेटा स्टोर करने के तरीके हैं एसएपी अलाउ करता है, या एसएपी ये 5 टाइप के डेटा स्टोरिंग मेथड्स को समझ सकता है। तो जब आप एक नाम देते हो, एक उसका टेक्निकल नेम आपने दे दिया, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्या है। अब ये जो नाम है, या ये जो आपने नाम दिए हैं दो, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या डेटा स्टोर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें अल्फाबेट्स भी है और इसमें न्यूमेरल्स भी है। तो कौन सा आएगा इसमें से? दोनों आएंगे, इंटीजर, इंटीजर कैरेक्टर। कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर दोनों होगा एक ही आएगा उसमें से। कैरेक्टर, कैरेक्टर में इंटीजर्स भी आते हैं और अल्फाबेट्स भी आते हैं। तो कैरेक्टर मुझे बताना पड़ेगा कि ये टेक्निकल, ये नेम है, ये उसका टेक्निकल नेम है, ये कैरेक्टर टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और इसके साथ साथ इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस, ये कितना 5 छह लेंथ का है, तो मैं 6 या 7 ऐसे करके बोल सकता हूँ कि लेंथ इज 7। जब मैं ये सारी चीजें दूंगा, तब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्निकल डेवलपर को पता लग जाएगी कि अब मुझे क्या करना क्या है। तो वो क्या करेगा, वो एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा रिफर्बिश्ड पार्ट कोड। उसका टेक्निकल नेम जो हम F1 करके, जो हम यहाँ पे F1 करके देखते हैं, कहाँ चला गया सेल्स ऑर्डर, कोई भी फील्ड का मान लो, F1 करके हम ये जो टेक्निकल नेम देखते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर फील्ड। दिस पर्टिकुलर फील्ड, और ये नाम इज नथिंग बट उसका जो स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है, मेन स्क्रीन पे जो आपको नाम दिख रहा है, ये नाम इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर नेम। कैरेक्टर और स्टोर कैसे करेगा, सिस्टम के अंदर स्टोर कैसे करेगा, वो ये बताएगा। एंड फाइनली, आप खाली टेक्निकल नेम नहीं देते हो, आप उसके साथ साथ टेबल नेम भी देते हो। टेबल नेम ऑलरेडी हमारे पास है। अगर मैं रिक्वायरमेंट में फिर से जाऊं, हाँ चला गया, हाँ, तो इन्होंने बोला है कि एक टेबल ही इस नाम से बनाओ, तो हमने ये टेबल नेम दिया, और जो भी मैंने डिटेल्स आपको यहाँ पे बोली, ये सारी डिटेल्स अगर मैंने प्रोवाइड कर दी, तो टेक्निकल टीम ये पर्टिकुलर कॉलम बना देगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू पास द इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो इस वाला जो रिवर्बिश पार्ट कोड है, ये आपने इसका एक फील्ड बनवा दिया एक तरीके से। राइट। इसका फील्ड है ही नहीं, मतलब सिस्टम में ही नहीं था, आपने एसएपी एक में फील्ड एग्जिस्ट नहीं बनवाया। करता। रिफर्बिश्ड पार्ट कोड हम्म। नाम से फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, या रिफर्बिश्ड नहीं, मान लो कि आपका क्या नाम है, रोहित। अगर मान लो मुझे रोहित के नाम से एक फील्ड बनाना है, कि एक फील्ड मैंने रखा है रोहित, तो क्या कैसे करेंगे, वो इसी स्टाइल से करेंगे। ऑब्वियसली रोहित नाम का तो कोई फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा ना, या पृथ्वीराज नाम का कोई फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा एसएपी में। अगर मान लो क्रिएट करना है, तो वो कैसे करना है, आपको रोहित यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर एक रोहित के फील्ड के लिए आपको एक टेक्निकल नेम देना पड़ेगा, उसके लिए एक टेक्निकल टेबल नेम भी देना पड़ेगा, वो भी नाम आप खुद ही डिसाइड करोगे, उसका कैरेक्टर और उसका लेंथ बताओगे। फिर ये तीनों फील्ड क्रिएट करने के बाद फिर ये जेड कस्टमाइज की कोड के अंदर डालने को बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जेड कस्टमाइज टी कोड, हाँ, ये जो आप हाँ। हाँ, ये जो टी कोड कह रहे हो ना, टी हाँ कोड जी। कुछ नहीं है। एक तरीके से जब ये क्रिएट हो जाएगा, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा,
अगेन टेक्निकल टीम को अगर बोले कि मुझे इसका टी कोड बना के चाहिए, वो टी कोड बना के दे देंगे। अगेन कुछ ऑप्शंस होते हैं उनके पास, वो एक्टिवेट करके आपको टी कोड भी आपके सामने मतलब हाजिर हो यहाँ जाते पे हैं। जो डिमांड यही तो है कि ये तीनों जो प्लांट कोड और रिवर्समेंट पार्ट कोड ये तीनों का एक तरीके से टेबल बना के, इसका तो भी क्या रिवर्समेंट पार्ट कोड, इसका तो जेट कस्टमाइजिंग टेबल बन जाएगी फील्ड। इनका फील्ड है ही ऑलरेडी। इन तीनों का बना के फिर इस टेबल के अंदर डालने को बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि किस हाँ टी कोड के अंदर डिपेंड डालने कर को बोल रहे हैं। अब डिपेंड करता है। अब ये जो मैंने बोला है प्लांट कोड और पार्ट कोड, एसएपी में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर अगर मान लो कि मुझे बोला कि कंप्लीटली ये तीनों फील्ड हमें क्रिएट करने हैं, कस्टम क्रिएट करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि एसएपी से मैं डाटा फेच करूं और इन पर्टिकुलर कॉलम में फिल करूं, तो फिर इन ये तीनों का तरीका सेम ही है जो मैंने रिफर्बिश्ड का अभी बताया आपको। तो इन तीनों की सर टेबल अलग अलग हो जाएगी फिर, और वो टेबल नहीं, ये जेड एक ही एच डी, टेबल में 3 फील्ड ऐड हो जाएंगे। वो जेड एच टायर मास्टर के अंदर ना स्ट्रक्चर हाँ, बन जाएगी ये जेडएसडी वाली, टायर मास्टर के अंदर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बन नहीं जाएगी। बनेगा, ये स्ट्रक्चर अच्छा, नहीं बनेगा, ये टेबल ही बनेगा। नहीं ये वी जेड एच डी टायर वी मास्टर है। वीबीए के टेबल में आप जाते हो ऐसे 16 में, उसमें आपको मल्टीपल फील्ड्स दिखते हैं ना। तो फिर ये वीबीए के मेंटेनेंस में टेबल का क्या मतलब है फिर? मैं इसका फिर मैं यही तो बोला मैंने, मेंटेनेंस टेबल का ये मतलब है कि मैं इसमें डेटा खुद से डाल सकता हूँ। अच्छा, 2 टाइप के टेबल्स होते हैं, फिर से बताता हूँ, जी टेबल, मेंटेनेंस टेबल। जी टेबल वो टेबल होता है जो कि दूसरी जगह से फेच करता है डेटा और एक कस्टम टेबल पे डाल देता है। तो अगर जो हमारा पहला जो डिस्कशन था इसी पर्टिकुलर ये 2 पर्टिकुलर कॉलम को लेकर, कि अगर मुझे ऑलरेडी एसएपी में प्लांट एग्जिस्ट करता है, उसका डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, वो मुझे बस उठा के एक तीसरे कस्टम टेबल में डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस प्लांट कहाँ से आता है ये टेबल और उसका फील्ड नेम जानना पड़ेगा, और एबैपर को बोलना पड़ेगा कि ये टेबल है, ये फील्ड नेम है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है इस पर्टिकुलर टेबल पे। जेड एच डी टेबल पे। बट अगर खाली उतना ही करेंगे तो हम इस डेटा को फिल नहीं कर पाएंगे अपने मन के हिसाब से, हम अपना खुद का डेटा नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एसएपी में जो ऑलरेडी मेंटेन टेबल है वहां से वो डेटा उठा रहा है, तो वो एक्सेस नहीं है कि इसको हम और कुछ अपना खुद का प्लांट कोड में कोई इंफॉर्मेशन डाल सके। बट एक जी टेबल को अगर मैंने मेंटेनेंस टेबल में कन्वर्ट किया, तो मतलब एक फील्ड, एक स्विच होता है, उसको एक्टिवेट किया तो वो मेंटेनेंस टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मेंटेनेंस टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो 3 फील्ड्स है, दीज आर ऑल कस्टम फील्ड्स। मतलब इसका एक्चुअली ओरिजिनल रिक्वायरमेंट जो मेरा बॉस मुझे कह रहा है कि तुम 3 कॉलम बनाओ, 3 कॉलम एकदम यूनिक है, एसएपी से एकदम हटके है। इट डजेंट मैटर एसएपी में प्लांट एग्जिस्ट करता है, प्लांट की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर कर, अगर अ, अगर कर रहा है तो भी मैं एक सेपरेट प्लांट कोड करके एक फील्ड क्रिएट करना चाहता हूं, और इसमें जो डेटा है वो यूजर खुद से भरेगा। हाँ प्लांट मतलब ये प्लांट तो वो खुद ही डालेगा, पार्ट कोड खुद डालेगा, और ये भी हाँ, खुद और डालेगा। रिफर्बिश्ड पार्ट ठीक है, कोड भी खुद ही डालेगा। हाँ ये अब तीनों वो डेटा आएगा। खुद डालेगा। और ये तीनों जो डेटा है ये आना चाहिए जेड एच डी टायर मास्टर टेबल इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, फिर ये जो हाँ, टी कोड है इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, यूजर्स को हाँ, डालेगा तो, है ना, यही हाँ, तो है। ठीक। राइट। टी अब कोड से वो एक्सेस करके ऐड कर सकते हैं, या टी कोड जैसे डिजाइन किया है उसके हिसाब से। अब कई बार ऐसे भी होता है कि टी कोड से आप एक्सेस करके खाली व्यू का परमिशन दो, आप इसमें ऐड मत करवाओ। तो हाँ, मतलब जो व्यू के जनरल, लिए होता है जो। हाँ यूजुअली व्यू के लिए ही होता है, बट जो जनरल एसएपी ने तरीका दिया है कि इसमें डेटा कुछ ऐड करना है, उसका भी एक टी कोड है, दैट इज SM30। जब मैं SM30 में जाता हूँ, तब मैं यहाँ पे अपना वो टेबल नेम डालूंगा जो जी जेड पार्ट मास्टर कस्टमाइजिंग। करके जो, हाँ कस्टम, जो भी कस्टम आपका टेबल है यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आप एडिट पे दबाओगे तो आप फील्ड्स में डेटा ऐड कर सकते हो मैन्युअली। अभी जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तब सर हम इसी का इसमें ही जाके हमने देखा था, SM30 का यूज किया था जेड हाँ, कस्टमाइजिंग टेबल में जाके, वो जो डिलीवरी
अपने जो डिलीवरी वाले जो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी वाले जैसे सेल डॉक्यूमेंट के बिलिंग टाइप और डिलीवरी टाइप जो होता है ना, तो वो मिल नहीं रहा था, वो तो जेड कस्टमाइजिंग में जाके मिला था वो। वो आपका उसकी अब नंबर अलग अलग नंबर प्रोसेस रेंजेस सबका की, अलग अलग हाँ, होता है। उसकी नंबर रेंजेस मतलब जेड कस्टमाइजिंग नंबर रेंजेस थी उसकी, अच्छा, हाँ, नंबर डिलीवरी रेंज के टाइप लिए की। काफी यूज किया जाता है ये SM30। ओके। सर अब दो मैंने सर आपको बहुत बहुत लेटेस्ट बहुत बड़ी एग्जांपल्स बताए, रियल टाइम सिनेरियोस। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रियल टाइम सिनेरियोस कुछ भी नहीं है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आधा तो वही है। क्रिएट न्यू ऑर्डर टाइप आपको सबको आता है, और ऐसे ही ये, क्योंकि मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इसलिए मुझे ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग करने के लिए बोला गया है। बट अगर आप इसी खाली कंसल्टेंट को देखोगे जो जूनियर है, उसको तो खाली ऑर्डर टाइप ही क्रिएट करने को बोला है, जो कि आपके लिए अब, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, आपने ट्रेनिंग ली है, तो 1 मिनट का काम है। उत्कर्ष को दिया गया छोटा काम, आपको बड़ा दिया गया। हाँ। तो हम लोगों को मतलब छोटा ही काम दिया जाएगा स्टार्टिंग अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है। में। बट हाँ, मैंने अच्छा अभी सर। आपको एटलीस्ट इतना ट्रेन किया है कि आपको अगर नहीं भी आता है, अगर आपको इस इन चीजों के बारे में भी नहीं पता था, तो मैं किसी ना किसी लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, आपको इतना तो कम से कम बता दिया कि इसका टेक्निकल नेम कैसे ढूंढता है। और एक्चुअली में हमने कुछ भी नहीं किया है, खाली हमने टेक्निकल नेम ढूंढ के वेपर को दिया है, टेक्निकल फील्ड नेम, टेक्निकल टेबल नेम, सीखने और को हमने काफी कुछ मिल भी गया नहीं सर किया। आज और एक तो। थोड़ा सा एडवांस सर हमने बात किया, रिफर्बिश्ड या खुद का कस्टम कैसे बनाते हैं, वो यूजुअली मैं ट्रेनिंग में नहीं बताता हूँ, बट सिंस यू हैव आस्क्ड इसलिए मैंने अभी आपको बताया। सर ओके, सर ये एनी आपके डाउट? वाले सर ये आपका आपको जो टास्क टास्क मिला है उसमें एसडी का कुछ काम है क्या? ये सब SD का ही तो काम है। सर एचडीडी का काम है ये। सर ये प्रोग्रामिंग में है ना? आपको देखो, प्रोग्रामिंग उनको बस कोड लिखना आता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि प्लांट कोड क्या है, रिफर्बिश्ड पार्ट कोड क्या है, पार्ट कोड क्या है, या जो डेटा आ रहा है वो क्या है। या अब जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बोला था, एक किसी यूनिक फील्ड को उठा, एक ऑलरेडी फील्ड जो एग्जिस्ट करता है सेल्स ऑर्डर में, उसको उठा के ऐड करो। सही तो बात है उनको ये। ये पता नहीं कि यूजेज करके क्या फील्ड है, उनको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा सारे के सारे मॉड्यूल के लोग उनके पास पहुंचते हैं, और हर मॉड्यूल में यूजेज करके फील्ड हो सकता है। तो उनको समझाना आपका काम है, ये पहला काम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये काम है, अगर मैं PO टाइप ही नहीं बनाया मैंने, या सेल्स ऑर्डर टाइप ही नहीं बनाया, तो ये जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ, ये किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि इसका नीचे का रिक्वायरमेंट मैंने आपको नहीं दिखाया, इसमें और एक रिक्वायरमेंट है नीचे, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए अभी के लिए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। दिखाना सर। तो बेसिकली ये टेबल हमने देखा, टेबल के नीचे क्या लिखा है, पुट वैलिडेशन इन PO इफ रिफर्बिश्ड पार्ट कोड, मतलब रिफर्बिश्ड पार्ट कोड अगेंस्ट अ प्लांट कोड, मतलब इसके अगेंस्ट इज फाउंड, देन ओनली PO क्रिएशन शुड अलाउ। अब PO के जगह SO सोच लो आपके लिए, PO या SO क्रिएशन शुड अलाउ। बाकी ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन, ये जो ऑल्सो चैसी नंबर लिखा हुआ है, ये लाइन अभी के लिए छोड़ दो, ये कंप्लीटली ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से है। बस आप खाली इतना देखो, अलाउ तक देखो, ये क्या कह वैलिडेशन रहा है, लगाने को पुट। बोल रहा है। एक बार जब ये टेबल क्रिएट होगी, तो आप एक ऐसा लॉजिक क्रिएट करो, एक ऐसा सिनेरियो आवाज क्रिएट करो, ऐसा सर आवाज सर आवाज सर कट रही है आपकी आपकी। आवाज सर कट रही है। वॉल्यूम नहीं अभी सर भी कट रही है सेम। सर। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। नहीं सर।
नहीं। ब्रेक होता है सर। नहीं सर, कट हो रही बीच बीच में। अभी नहीं सर, नहीं। अभी भी नहीं आ रहे। अब ठीक है आवाज? अब ठीक है सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ओके। एक्चुअली मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है तो फिर वो माइक ऑफ कर देता है, माइक सही से काम नहीं करता। ठीक है, एनीवे ये जो फाइनल पॉइंट है क्विकली उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ऐसा बोला गया है मेरे बॉस की तरफ से कि ये एक बार टेबल बन गया, इस टेबल बनने के बाद जब भी सेल्स ऑर्डर कोई क्रिएट करेगा या मेरे केस में परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा तो चेक करने को बोला गया है कि अगर ये जो दो कॉलम है इसकी वैल्यू अगर मैच कर रही है जो मैं डेटा डाल रहा हूँ पीओ में या एसओ में, अगर वो मैच कर रही है इस टेबल से जो मैंने डेटा पीओ या एसओ में डाला है, तभी मुझे सेल्स ऑर्डर अलाउ करना चाहिए क्रिएट करने के लिए। नहीं तो वो सेल्स ऑर्डर या परचेस ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए क्रिएट। सिस्टम एरर थ्रो करके मारना चाहिए कि ये टेबल से डेटा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वी कैन नॉट सेव दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। अब एक तरीके से तो ये बोल रहा है कि इस इस केस प्लांट में से अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप इसको एनहांस करेंगे। एनहांस करके खाली एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे जो इसका कोड है, जो इसका पीओ का कोड है या एसओ का कोड है जो मैंने अभी आपको दिखाया कैसे दिखता है, वहां पे लॉजिक ये लगेगा कि डेटा डालने के लिए अलाउ करना चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ सेविंग सिस्टम सिस्टम में जहां पे आप पीओ या एसओ क्रिएट कर रहे हो, जहां पे आपने प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है या मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है, वहां से वो मैच करके देखेगा इस टेबल के साथ। अगर वो मैच हो गया तो सिस्टम सेव करने को देगा, नहीं मैच हुआ तो सिस्टम नहीं सेव करने को देगा। ये भी आपको रिक्वायरमेंट पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा टेक्निकल डेवलपर को। वो हर एक चीज आपसे पूछेगा कि क्यों मैं ऐसा करूं, और इसका टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम खाली एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप की बात कर रहे हैं, विच इज ZREF ऑर्डर टाइप या पीओ टाइप, जो भी टाइप है, ZREF की खाली हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो वो कोड ढंग से नहीं लिखा और आपने टेस्टिंग प्रॉपर नहीं की, पूरे का पूरा एसएपी सिस्टम, पूरे का पूरा पीओ क्रिएशन प्रोसेस, ये जो पीओ क्रिएशन प्रोसेस है पूरे का पूरा फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो ये होता है फंक्शनल कंसल्टेंट का काम। एक तरीके से एक तरीके से वो जो टेक्निकल पर्सन है उनका बॉस होता है, उसको रिक्वायरमेंट भी देता है और उसका काम चेक भी करता है। ओके। सर मतलब प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए एसडी कंसल्टेंट को। मैं तो कहूंगा कि अभी नहीं तो 5 साल या 10 साल के बाद आप प्रोग्रामिंग सीख ही लो और ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी प्रोग्रामिंग। आप इतना काम करोगे ना और इतना रिक्वायरमेंट आपके सामने आएगा, आप प्रोग्रामिंग को समझना तो सीख लोगे एटलीस्ट। आ जाएगी सर, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बस। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके ऊपर आप चिंता मत करो। आ जाती है सर। ठीक है ठीक सर, है, अब अपना डाउट पूछूं क्या? अभी नहीं, अभी अगले सेशन में पूछना। मैं आज पूरा आप ही में ही बिजी था एक्चुअली, सबके डाउट्स ही मैं ग्रुप पे क्लियर कर रहा था और मेरा ऑफिस भी था पैरेलली में। हम कल देखते हैं, आपके बारे में कल बात करते हैं।
ठीक है सर जो मेंटेनेंस टेबल आपको जो दिया है, ठीक है, मैं कल ही इसके बारे में कल ही पूछती हूँ सर, कोई बात नहीं। ओके सर। ओके हाँ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग थैंक्स ऑल